नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। दिल्ली में हमने हाल ही में एक धरना प्रदर्शन देखा। जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके साथ में जो मुद्दे हुए उसको लेकर के देश की संसद में और सड़क पर दोनों जगह बवाल हुआ। अपना विरोध प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से शुरू किया। वो मांग पूरी हो गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया और सीजेपी ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया। जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन धीरे धीरे पूरे देश में फैला। 14 साल में ये सबसे बड़ा प्रदर्शन था जिसने पूरे देश पर अपनी एक छाप छोड़ी। आखिरी बार 2012 में निर्भया कांड के समय पूरे देश में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन या एकजुटता देखने को मिली थी। सीजेपी का यह प्रदर्शन इसलिए कामयाब रहा क्योंकि उन्होंने जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया वो ज्यादातर आम लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। वो सीधी हर व्यक्ति को कनेक्ट कर रही थी। ऐसा भी नहीं है कि देश में यह आंदोलन जिस तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचा उस पूरे प्रोसेस का भी लोगों ने समर्थन किया। जो मांग थी कि पर्चा लीक नहीं होना चाहिए, पर्चा लीक को लेकर के हमारी सरकार के और हमारी व्यवस्था के पास इतना फूल प्रूफ इंतजाम होना चाहिए कि किसी भी बच्चे को इस तरीके की परेशानी ना हो कि पर्चा लीक हो गया तो वो दोबारा परीक्षा देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी कामयाब प्रदर्शन को कामयाब क्या बनाता है? क्या वो फैक्टर जिससे कोई विरोध प्रदर्शन सफल होता है? किसी भी प्रदर्शन के कामयाब होने में दो फैक्टर मायने रखते हैं। पहला फैक्टर प्रदर्शन का शांतिपूर्वक होना माना जाता है, यानी आराम से शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन हो। और दूसरा, प्रदर्शन में कम से कम 3.5% आबादी की सक्रिय भागीदारी हो। यानी हम 140 करोड़ हैं, 140 करोड़ में 3.5% लोग अगर इस बात का समर्थन कर रहे हैं तो फिर इस आंदोलन की जो परिणति है वो सामने है। सीजेपी के प्रदर्शन में दोनों बातें लागू थीं जिसकी वजह से प्रदर्शन सफल हो गया। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार के आलोचकों और बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच यानी परजीवी से की और देश के युवाओं की तुलना परजीवी कॉकरोच से की। ये बात नहीं थी, बात अदालत के भीतर जो वकील खड़े हो रहे हैं, लॉ की डिग्री जिस तरीके से बट रही है और उसको लेकर के अदालत में जिस तरीके के वकील अपीयर हो रहे हैं, कॉकरोच उनको कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। इसके बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया मंच पर सवाल किया कि आखिर सभी कॉकरोच अगर एक साथ आ जाएं। अभिजीत ने लोगों को जोड़ने के लिए एक वेबसाइट बनाई। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर अभियान फैल गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सीजेपी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए। इस दौरान पेपर लीक, परीक्षाओं में तकनीकी खामियां और रद्द हुई परीक्षाओं से जो युवा नाराज थे वो भी इसमें जुड़ गए। बाद में आंदोलन ने नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की और इससे एक बड़े जन आंदोलन में बदल दिया। आज वंदे राष्ट्र में इसी प्रदर्शन की बारीकियों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर किस तरीके की स्थितियां बनी हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर 3.5% का नियम क्या है जिसके आगे सत्ता झुक सकती है। झुक जाएगी ये बात नहीं है, झुक सकती है। 3.5% का एक फॉर्मूला है। 3.5% नियम अहिंसक जन आंदोलनों से जुड़ा एक शोध आधारित निष्कर्ष है। यह कोई कानून या सार्वभौमिक नियम नहीं है बल्कि ऐतिहासिक अध्ययन का निष्कर्ष है। हिस्ट्री में जितने आंदोलन हुए हैं उससे शोध में 1900 से 2006 तक के सैकड़ों आंदोलनों का विश्लेषण किया गया। निष्कर्ष निकला कि बड़े अहिंसक आंदोलनों की सफलता की संभावना अधिक रहती है। अहिंसक आंदोलन, यदि लगभग 3.5% आबादी लगातार सक्रिय भागीदारी करे तो आंदोलन सफल हो जाते हैं। सक्रिय भागीदारी का अर्थ केवल समर्थन नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष सहभागिता है। इसमें रैलियां, धरने, बहिष्कार और शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये पॉइंट्स शामिल हो सकते हैं। अहिंसक आंदोलन हिंसक आंदोलनों की तुलना में अधिक सफल पाए गए। बड़े जनसमर्थन से प्रशासन और संस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है। व्यापक भागीदारी से समाज के अलग अलग वर्ग आंदोलन से जुड़ सकते हैं।
शांतिपूर्ण आंदोलन में सुरक्षा बलों, कर्मचारियों के सहयोग की भी संभावना बढ़ सकती है। 3.5% कोई जादुई या निश्चित सफलता का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह शोध से निकला हुआ एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कई आंदोलन 3.5% से कम भागीदारी में भी सफल हुए, यानी इतनी आबादी नहीं हुई लेकिन फिर भी सफल है। कुछ आंदोलन 3.5 से ज्यादा भागीदारी के बावजूद असफल भी रहे। बड़ी संख्या में लोग जुड़े, बावजूद उसके असफल। सफलता नेतृत्व, रणनीति, संगठन, राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर तय होता है। शोध का उद्देश्य ऐतिहासिक रुझानों को समझना था, भविष्य की गारंटी देना नहीं था। 3.5% नियम को एक उपयोगी अवधारणा माना जाता है, लेकिन यह सर्वमान्य नियम नहीं है। यह एक रिसर्च है, जिस रिसर्च पर आज हम वंदे राष्ट्र में चर्चा करें कि भाई आखिर किस तरीके से इस बात को समझा जाए कि आंदोलन अगर सफल रहा, इस्तीफा ले लिया ये तो एक पॉइंट है, ये तो उसका एक हिस्सा है, या आंदोलन वापस ले लिया आंदोलनकारियों ने, ये एक हिस्सा है, लेकिन क्या ये शांतिपूर्ण आंदोलनों में गिना जाएगा? क्या इस आंदोलन से आगे पीछे की जिस तरीके की बातें आ रही हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया? ये सारी चीजें हम आगे आपको बताएंगे। दुनिया के उन बड़े आंदोलनों के बारे में समझते हैं जिसमें नियम 3.5% लागू हुआ और वो आंदोलन सफल हुए। सॉलिडेरिटी आंदोलन पोलैंड में हुआ। व्यापक अहिंसक जन समर्थन इस आंदोलन को मिला था। इस आंदोलन के बाद पोलैंड में लोकतांत्रिक बदलाव शुरू हुए। पीपुल पावर क्रांति, फिलीपींस, लाखों लोग सड़कों पर उतरे। फिलीपींस में यह आंदोलन था। आंदोलन के बाद राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। वेलवेट क्रांति, चेकोस्लोवाकिया, पूरी तरह से यह शांतिपूर्ण जन आंदोलन था। वेलवेट क्रांति बड़ी मशहूर क्रांति है। इस आंदोलन के बाद कम्युनिस्ट शासन का अंत हुआ था। सिंगिंग क्रांति, बाल्टिक देश में जनता की बड़ी सहभागिता इसमें रही और बाल्टिक देशों की स्वतंत्रता का रास्ता इसी आंदोलन से मजबूत हुआ। यह भी शांतिपूर्ण आंदोलन था। ओतपोर आंदोलन सर्बिया में हुआ। अहिंसक विरोध को संगठित किया गया। इसके बाद सर्बिया में राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले। नागरिक अधिकार आंदोलन यह अमेरिका में हुआ था। इसे भी जन समर्थन व्यापक स्तर पर मिला था। इस आंदोलन से नागरिक अधिकारों से जुड़े नए कानून बनाए गए थे। इन आंदोलनों में बड़ी और लगातार जन भागीदारी समान विशेषता रही है। जन भागीदारी आंदोलन में 3.5% भागीदारी का सटीक आंकड़ा प्रमाणित नहीं है, इसलिए 3.5% नियम को एक शोध आधारित प्रवृत्ति के रूप में ही देखा जाता है। आंदोलन में 3.5% सिर्फ एक धारणा है, सफलता की गारंटी नहीं है। इस बात को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया में कई रिसर्चर्स इस तरीके की होती हैं जो अपना एक मुकाम हासिल कर लेती हैं। अब ये 3.5% का जो मुकाम है, ये एक शोध ने हासिल कर लिया। रिसर्च की भी एक मुकाम है, उसका भी एक मंजिल है। वो किसी जगह पर जाकर के अपनी सिद्धता ले आता है। तो इसी तरीके से ये जिन शोधकर्ताओं ने पूरी रिसर्च की, उसमें यह पता चला कि अगर कहीं 100 लोग रहते हैं और 100 में से 3.5 लोग इस तरीके की स्थितियों में इन्वॉल्व हो गए, 3.5 का मतलब 4 मोटा मोटी आप मान लीजिए, तो 4 लोग अगर आ गए, संगठित हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन है, तो ये बेहतर नतीजों की ओर आंदोलन चला जाएगा। अब जंतर मंतर पर चला सीजेपी का आंदोलन आखिर कैसे सफल हुआ, इसे भी समझते हैं। आंदोलन की सफलता के पीछे किस तरीके के फैक्टर रहे और कौन से बड़े फैक्टर रहे, यह अब हम आपको बताते हैं। स्पष्ट मांगों के साथ में आंदोलन शुरू हुआ, मतलब विजन क्लियर था कि हम क्या चीज मांग रहे हैं या हमें सरकार से क्या चाहिए। जंतर मंतर को विरोध का मुख्य केंद्र बनाया गया। जगह भी चिन्हित है हमारे देश में, जंतर मंतर आंदोलन करने के लिए या शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए एक जगह है। लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। वांगचुक को लेकर के आए, द्वीप के शुरू में नहीं बैठ पा रहे थे। सोशल मीडिया पर यह अभियान चलाया गया, यानी लोगों को जोड़ने के लिए कैंपेनिंग भी पैरेलल चली। मीडिया कवरेज
जिसकी वजह से ये मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा में आ गया। ऐसा नहीं कि जंतर मंतर आज खाली हो गया, वहां पे अभी भी कुछ लोग बैठे होंगे अपनी अपनी मांगों को लेकर। अलग अलग राज्यों से भी इस आंदोलन को समर्थन मिल गया, क्योंकि मेडिकल की तैयारी पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे बच्चे करते हैं। छात्रों और सामाजिक संगठनों का भी इस आंदोलन को सहयोग मिल गया। अब ये जो सामाजिक संगठन थे, इन पर कई सवाल भी हैं। शांतिपूर्ण विरोध पर जोर दिया गया। ऐसा नहीं है कि आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जोर इसी पे था। ज्ञापन और मांग पत्र लगातार सौंपे गए। ज्ञापन नहीं था जब ये लोग मंत्री से मिलने गए, सरकार से मिलने गए। जनप्रतिनिधियों ने संवाद की कोशिश की। जेपी नड्डा ने ही जो इनका पॉइंट्स थे उसको कागज देकर के वहीं लिखवाया, अपने सामने बताया इनको कि कैसे लिखो, क्या करो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम अपनाए गए। मुद्दे को लगातार सार्वजनिक बहस में बनाए रखा गया। अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर, उस जगह पर, टेलीविजन के जरिए, अखबारों के जरिए। अब बढ़ते जन दबाव से प्रशासन ने इस बात का संज्ञान लिया। सरकार की ओर से कुछ मांगों पर प्रतिक्रिया आई और निर्णय की तरफ सरकार ने बढ़ना शुरू किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने जन समर्थन और संवाद ने आंदोलन को प्रभावी बनाया। कम्युनिकेशन गैप नहीं होने दिया गया। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनकी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। आंदोलन करने वाले बच्चों का जब प्रतिनिधिमंडल पहली बार जेपी नड्डा के पास गया अपनी मांगों को लेकर के, जो एक औपचारिक मुलाकात थी, उस समय पे इनके पास अपनी मांग पत्र के रूप में वो वैसा दस्तावेज नहीं था जैसे सरकार को लेना होता है, उसका भी एक प्रारूप है। तो इनके सामने ये बात रखी गई। जेपी नड्डा ने खुद इनको गाइड किया और उसके बाद उस पैटर्न पर, जिससे सरकार को संबोधित किया जा सके, उस पैटर्न पर पेपर और पेन से वो चीजें उतारी गई और उसके बाद सरकार ने इस पूरी चीज में इनिशिएट किया। आंदोलनों को लेकर भारत के युवा और खासकर जेन जी, इसकी धारणा जिस तरीके की है वो भी समझना जरूरी है। किस तरीके की बातें लोग सोचते हैं। जेन जी आधारित आंदोलनों को अधिक मुद्दा आधारित आंदोलन हो, इसको महत्व देते हैं ये जेन जी, नई पीढ़ी जो है। सोशल मीडिया से आंदोलन की जानकारी तेजी से आगे बढ़ती है। ऑनलाइन अभियान में भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक रहती है। पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग प्रमुख रहती है। ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, रोजगार, शिक्षा और अवसर, ये बड़े मुद्दे हैं जेन जी के। पर्यावरण और जलवायु जैसे विषयों पर भी रुचि बढ़ी है, क्योंकि वांगचुक जो हैं वो एक पर्यावरणविद हैं। लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय के मुद्दे भी आंदोलनकारी युवाओं को आकर्षित करते हैं, उस पर वो चर्चा चाहते हैं। तथ्य और प्रमाण आधारित जानकारी को जेन जी महत्व दे रहे हैं। ये जो जनरेशन है फैक्ट्स के ऊपर जा रही है। किसी संगठन से स्थायी जुड़ाव अपेक्षाकृत कम देखा गया है। ये भी समझने की जरूरत है कि जो डिजिटल माध्यम से अपनी राय रखने वाले हैं वो यहां पर ज्यादा हैं, वो खुल करके अपनी राय को व्यक्त करते हैं। हिंसक विरोध की तुलना में शांतिपूर्ण तरीकों को अधिक समर्थन दिया जाता है ताकि करियर ना बर्बाद हो। स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी सक्रियता दोनों लेवल पर दिखती है, लोकल इश्यूज पे भी और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी। प्रभावशाली व्यक्तियों डिजिटल मंचों पर इसका असर पड़ता है जिस तरीके से आंदोलन बढ़ाते हैं। आंदोलन का समर्थन अक्सर मुद्दे के आधार पर बदलता रहता है। सभी युवा एक जैसी सोच नहीं रखते, लिहाजा मतभेद स्वाभाविक हैं। संसद उखाड़ देंगे। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे युवाओं को इस बात पर आपत्ति हो सकती है, होनी भी चाहिए। इस देश में अगर आप रहते हैं, जिस संसद से आप उम्मीद कर रहे हैं, जिस एडमिनिस्ट्रेशन से आप उम्मीद कर रहे हैं, चुनी हुई ही सरकार है। और हमारे यहां अगर 60-70% वोट, एक एवरेज मान लें 60% वोट, यानी 100 में 40 लोगों ने वोट दिया है। उस 100 में 60 लोगों ने वोट दिया, 40 लोगों ने नहीं दिया है। जिन 60 लोगों ने दिया है, अब इसको अगर 100 मान लें तो उसमें से 30-35%
पे हमारे देश में सरकारें बनती हैं। अब 50% का भी चलन है, लेकिन आमतौर पर 30-32% पर 35% तक पे सरकारें बन जाती हैं। इस लिहाज से पूरा देश एक सरकार को भी नहीं चुनता है, बहुत सारे लोग विपक्ष को वोट डालते हैं। इस लिहाज से आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें जितनी बातें कही जा रही हैं, जिस तरह से कही जा रही हैं, उस पर सबका समर्थन हो ऐसा नहीं है। इसीलिए जो एफआईआर हुई है उसमें भी हमें बाइफरकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पर। कुछ लड़के आए थे, वो यहां पुलिस की जीप छीन के और बिहार चले गए। अब आप ये बताइए कि क्या उन पर भी एफआईआर ना हो या पुलिस कोई कार्रवाई ना करे? यह भी बात सही है कि जिस तरीके की स्थिति बनी उसमें पैलेट गन के चलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि छात्रों पर बंदूकें तान दी गई, ये भी आरोप लगे। तो भारत में इस तरीके की स्थितियां आरोप प्रत्यारोप की लगातार बनती रहती हैं। लेकिन फिर भी भारत में सीजेपी के आंदोलन को सफल बनाने में सोशल मीडिया की क्या भूमिका रही है, इसको भी विस्तार से समझिए, क्योंकि जेन जी ज्यादातर सोशल मीडिया से ऑपरेट कर रहा है। आंदोलन की जानकारी से तेजी से लोगों तक पहुंची। एक फायदा तो यह हुआ, हैशटैग अभियानों से ऑनलाइन पर चर्चा बढ़ गई। प्रदर्शन की तारीख और स्थान साझा किया गया, कहां इकट्ठा हो रहे हैं। वीडियो और तस्वीरों से इसकी विजिबिलिटी भी बढ़ी। लोगों ने देखा कि मौके पर क्या हो रहा है। वो अच्छा या बुरा दोनों ही तरीके का था, लेकिन देखा। अलग अलग राज्यों के समर्थक भी जुड़ते चले गए। नीट का पेपर हर राज्य में बच्चा दे रहा है, सब जुड़े। स्वयंसेवकों के बीच समन्वय आसान हुआ, मतलब जो वॉलंटियर्स थे, इनके स्वयंसेवक मतलब आरएसएस से नहीं है, वॉलंटियर्स। मांगों और ज्ञापनों का व्यापक प्रसार भी हुआ। जो डिमांड्स रखी जा रही थी उन चीजों पर चर्चा हुई। मीडिया का ध्यान आकर्षित करने में भी इससे मदद मिली। स्पेसिफिक है, टारगेटेड है, तो चीजें आगे बढ़ी। लाइव प्रसारण से लोगों की भागीदारी बढ़ी। कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइव किया गया। समर्थकों ने अपने अपने अनुभव भी वहां पर साझा किए। डिजिटल माध्यम से जन समर्थन जुटाने की कोशिश की गई। अभियान राष्ट्रीय स्तर पर अधिक दिखाई दिया। विरोध और समर्थन दोनों पक्षों की राय सामने आती रही, क्योंकि जितना विरोध हो रहा था उसी तरीके से समर्थन में भी लोग आ रहे थे। सोशल मीडिया ने सार्वजनिक बहस को तेज कर दिया। जो चीजें इस आंदोलन में गलत हो रही थी, जैसे प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, वो भी जन जी से कोई उम्मीद नहीं करता है। आपको अगर कुछ मन में दुर्भाव है भी तो अपनी तरह से उसको कहने के तरीके हैं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल जिस कदर हुआ है, जिस तरीके से उत्तेजना और उग्रता देखी गई है युवकों में, हम ये नहीं कह रहे कि सारे ही, लेकिन अगर एक तबका भी आपके कंट्रोल में नहीं था तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा। जंतर मंतर हमारी संसद से बहुत दूर नहीं है। जिस जगह पर जंतर मंतर है वो इलाका भी वीवीआईपी है, हार्ट ऑफ द दिल्ली है, हमारी नेशनल कैपिटल के दिल में ही वो जगह है। इस लिहाज से देश की राजधानी असुरक्षित हाथों में न जाए, या आपकी भीड़ में, आपके आंदोलन की भीड़ में असामाजिक तत्व अपनी कारगुजारियां न कर बैठें, इसकी चिंता भी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगे, इंटेलिजेंस करेगा। लीड मिलेगी तो कार्रवाई भी होगी। भले ही आप शांतिपूर्वक आंदोलन अपना लगातार चला रहे हो, कर रहे हो, आपका आंदोलन शांतिपूर्वक ही गिना जा रहा हो, बावजूद इसके ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ काउंट करते चलना पड़ेगा, करे जाते हैं। भारत में 15 से 29 साल के युवाओं की आबादी कितनी है और वो आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, इसको भी हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आंकड़े किस तरीके के आए। करीब 37-38 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र है 15 से 39 साल के बच्चे। ये देश की कुल आबादी का 26 से 27% हिस्सा है। यह वर्ग भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी में शामिल है। युवाओं की राय किसी एक मुद्दे पर समान नहीं होती। कई युवा मुद्दा आधारित आंदोलनों का समर्थन करते हैं। रोजगार और शिक्षा से जुड़े आंदोलनों में इनकी रुचि ज्यादा दिखाई देती।
जो इस वर्ग के लोग हैं, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध को अधिक स्वीकार्यता मिलती है। हिंसक या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आंदोलनों से इनका नाता कम ही रहता है, मतलब ऐसे आंदोलनों को समर्थन नहीं करते। आंदोलन का समर्थन अक्सर मुद्दे, नेतृत्व और तथ्यों पर निर्भर करता है। तो इस तरीके की स्थितियां जब बनती हैं तब ये आंदोलन या उसकी सफलता असफलता तय होती है। सीजेपी के बढ़ते आंदोलन को देखकर आखिर सरकार में दबाव क्यों महसूस किया? आनन फानन में सरकार को इस्तीफा लेकर एफआईआर वापसी के फैसले लेने पड़े। ये किस वजह से हुआ, इसको भी हम आपको बताएंगे। सीजेपी के आंदोलन का दायरा बढ़ने लगा था, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही थी, स्टेट्स में भी प्रदर्शन हो रहे थे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन उस समय लगातार जारी था। जंतर मंतर एपिसेंटर बना हुआ था और बाकी स्टेट्स में सोशल मीडिया पर मुद्दे की लगातार चर्चा हो रही थी। यानी सरकार को यह महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ चीज चल रही है, देशव्यापी चल रही है। जब इसको मीडिया ने कवरेज दी तो इसको और ज्यादा ऑथेंटिसिटी मिली। इसके बाद कई राज्यों से भी प्रतिभागियों का समर्थन मिला। वो आए नहीं, कुछ जरूरी नहीं था कि करोड़ों लोगों की भीड़ हो जाए, जो मौजूद थे वो थे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की सहभागिता से यह मुद्दा आगे बढ़ा और विपक्षी दल जो आमतौर पर सोते रहते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लपका अपनी तरह से छात्रों का समर्थन किया। इसके अलावा छात्रों और अभिभावकों की चिंता भी बढ़ी। प्रशासन पर स्थिति को स्पष्ट करने का दबाव बढ़ा, क्योंकि जब मामला पॉलिटिकल होने लगा तो फिर यह सरकार को भी समझ में आता है कि अब स्थिति खतरनाक स्थिति में जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता हो गया। सरकार ने संवाद और समाधान की कोशिश की। कुछ मांगों पर समीक्षा हुई और विचार मंथन शुरू हुआ। सार्वजनिक असंतोष कम करने का भी प्रयास किया गया। संबंधित विभागों ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। सरकार ने अपनी ओर से फैसलों और स्पष्टीकरणों की घोषणा की। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर पहले आक्रोश शांत किया गया। इसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें आगे बढ़ी। हमारे देश में जो सबसे बड़ी पंचायत है वो संसद है। संसद में इस पे चर्चा हुई। सरकार एक नया कानून नया क्या कानून तो 2024 से था हमारे पास, उसमें उसको और ज्यादा सख्त बनाते हुए एक संशोधन लेकर के आई, जो सदन में अब पास हो चुका है। यानी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कानून पर्चा लीक पर या नकल पर हमारे देश में इस समय मौजूद है। और जो भी अब इस तरीके की परीक्षाएं होंगी राष्ट्रव्यापी, उसमें इसी कानून का इस्तेमाल होगा। लिहाजा अगर किसी को ज्यादा अभी भी सांस आ रही हो कि हम पर्चा लीक करा लेंगे या फिर हम छात्रों से या उस एग्जाम में अपनी तरह से कुछ बच्चों को एंटर करा ले जाएंगे, तो वो सचेत हो जाएं। पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, बहुत नुकसान होगा। बेहतर यही है कि इस देश का कानून जो सख्त हुआ है, इस बात को समझ लें वो लोग जो हमारे सिस्टम में सेंधमारी करते हैं। ये भी हम आपको बताए दे रहे हैं कि जो सिस्टम में सेंधमारी करते हैं वो भी इसी तरीके के, इसी उम्र के लड़के हैं। कुछ उनके आका हैं, जैसे इन बच्चों के भी कुछ आका थे। जब पॉलिटिकल इक्वेशंस बनी तो इनके आका बहुत तेजी से सक्रिय हुए, लेकिन आंदोलन विफल ना हो जाए इस बात की चिंता इन बच्चों ने की जो लेकर के आंदोलन को चले थे। इसीलिए इनकी बात सरकार को सुननी भी पड़ी और उसका एक नतीजा भी रहा। हर आंदोलन पर 3.5% का नियम लागू किस तरह से होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला आया किस तरीके से। 3.5% का नियम हर आंदोलन पर नहीं लागू होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये शोध आधारित अवधारणा है। इसकी कोई कानूनी मान्यता भी नहीं है। इसका आधार ऐतिहासिक आंदोलनों का विश्लेषण है। कई आंदोलन 3.5% से कम की भागीदारी पर भी सफल हो गए।
और कई में 3.5% से ज्यादा लोग शामिल हुए, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। सफलता केवल भीड़ के आकार पर निर्भर नहीं करती है, उसके स्पेसिफिकेशंस पर करती है। नेतृत्व, रणनीति और संगठन, ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां भी असर डालती हैं। अहिंसक आंदोलनों में इसकी उपयोगिता ज्यादा है। 3.5% नियम एक चर्चा है, बल्कि सफलता की गारंटी नहीं है। क्या भारत के युवाओं का आंदोलन 3.5% के इस नियम पर फिट बैठता है? यह भी हम आपको बताते हैं। 3.5% नियम परखने के लिए विश्वसनीय भागीदारी के आंकड़े चाहिए होते हैं। भारत के किसी एक युवा आंदोलन पर ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कई युवा आंदोलनों में भागीदारी क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहती। कुछ आंदोलनों का व्यापक राष्ट्रीय समर्थन भी देखने को मिला है। केवल सोशल मीडिया समर्थन को भागीदारी नहीं माना जा सकता है। 3.5% नियम में सक्रिय प्रत्यक्ष भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। आंदोलन की सफलता कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। भारतीय युवा आंदोलनों को 3.5% नियम पर निर्णायक रूप में हम नहीं रख सकते हैं। नेतृत्व और संगठन मिलकर आंदोलन की दिशा तय करते हैं। आंदोलन की सफलता का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं हो सकता है। राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां आंदोलन पर असर डालती हैं। तो इस लिहाज से जो आंदोलन हमारे यहां कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हुआ और जिस पर हमारे यहां अब पहले से ज्यादा सख्त कानून भी बना हुआ है और उसकी चर्चा हो रही है, उस पर मंथन हो रहा है, तरह तरह की रिसर्चेस सामने आ रही हैं, वो केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इस आंदोलन ने सफलता हासिल कर ली या इस आंदोलन से कुछ विवाद जुड़ गए। जिस तरीके का ट्रेंड है इस समय हमारे देश में और दुनिया भर में भी, वो कंपैरेटिव एनालिसिस पे इस तरीके के आंकड़ों को अक्सर बाहर लेकर के आता है, लेकिन इसको कानूनी मान्यता दी जाए या यही सच है, ऐसा नहीं है। ये एक रिसर्च है जो हाल फिलहाल में सामने आई है और इस बात को कहा गया है कि लगभग 10 में से अगर 4 लोग आपके साथ में हैं, तो फिर आप ये मान लीजिए कि 10 में से 4 लोग अगर आपके साथ में हैं, तो उस लिहाज से आप एक आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। 4% यानी 100 का 4%, जिस तरीके की स्थितियां अपने देश में बनी हुई हैं, उस लिहाज से ये आंदोलन अपनी परिणति तक पहुंच गया। तो अब आने वाले समय में इस फॉर्मूले का कितना प्रयोग होगा या इस फॉर्मूले से कितने लोग प्रभावित होंगे, ये एक अलग विषय हो सकता है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के साथ ही उत्तर प्रदेश के एक शहर में कुछ बच्चे, एक इंटर कॉलेज के थे, उन्होंने, फतेहपुर का मामला है, अपने शहर में एक प्रतिष्ठित स्कूल में अपनी समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन किया। उसमें से एक इंटर का बच्चा था जो दिल्ली के आंदोलन में शामिल हुआ था, उसने देखा था जा करके, और जब वापस अपने शहर गया तो उनकी समस्या क्या थी कि उनके यहाँ जो पानी का टैंक है उसमें काई जमी हुई है, 1500 बच्चे हैं, क्लासरूम्स इतने नहीं हैं कि उसमें प्रॉपर बच्चा बैठ सके, यानी 35 से 40 बच्चा एक क्लासरूम में होना चाहिए, लेकिन ठुस्सम ठूस मची हुई है। तो इस तरीके की कई उनकी वहाँ की लोकल प्रॉब्लम थी उस स्कूल के ही बच्चों की, लेकिन उन्होंने उन 1000-1500 बच्चों ने आपस में क्लब हो करके और अपनी बात रखी स्कूल के गेट से ही। एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी बात सुननी पड़ी, डीआईएस वहां पहुंचे, जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और स्कूल प्रबंधन को यह ताकीद किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि भाई इन बच्चों की मांगें जायज़ हैं, टॉयलेट साफ होने चाहिए, पीने का पानी साफ मिलना चाहिए, जो अव्यवस्थाएं हैं स्कूल के भीतर उसको दूर करना भी स्कूल प्रबंधन का काम है।
तो इस तरीके की जो जेन्युइन मांग थी, ये उन बच्चों को फैसिलिटेट की गई। सरकार ने भी उसका संज्ञान लिया, जिला प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया और स्कूल प्रबंधन को ताकीद किया कि ये सारी चीजें एक निर्धारित समय के भीतर कंप्लीट करा दे। बिल्डिंग तो 2 दिन में नहीं बन जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी अलग अलग जो उनकी मांगे थी उसको लेकर के समय दिया गया है और उसके आधार पर काम होगा। तो ये एक बड़ा आंदोलन आपने देखा, इसमें बड़े स्तर पर चीजें देखी, लेकिन वही चीज रिप्लिकेट होती है किसी एक शहर में, किसी एक स्कूल के लिए। और कौन कर रहा है? इंटर कॉलेज का बच्चा है, इंटर में है वो। तो ऐसा नहीं है कि वो नेता बनना चाहता है, वो जो बनना चाहता है वही, लेकिन उसकी मूलभूत चीजों पर असर पड़ रहा है, इसलिए उसके सामने एक विकल्प देश के बच्चों के सामने आया कि हम इस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को अगर रखते हैं तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी सरकार है, वो भी संज्ञान लेती है और उस समस्या का समाधान कराती है। इसीलिए इस राष्ट्र का वंदन होता है। यही लोकतंत्र की ताकत है। और बहुत अच्छी चीज है कि छोटे छोटे बच्चे इस तरीके की चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें उनका स्पेसिफिकेशन है कि हमको ये चाहिए, ये होना चाहिए, ये है, और इस तरीके की चीजें अगर हो जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इतने स्पेसिफिकेशन के साथ में उन लोगों की चिंता ज्यादा बढ़ी होनी चाहिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाएं पहले से सुचारू रूप से चलती रहें, इस तरीके की नौबत ना आए। क्योंकि ये भी एक पैरामीटर है, ये पैरामीटर आज की डेट में लागू है, लेकिन क्या यह हमेशा रहेगा या स्थितियां हमेशा इसी तरीके की रहेंगी? कोई जरूरी नहीं है। अच्छी चीज यह भी है कि हमारे देश के युवाओं ने अपने अड़ोस पड़ोस के देशों में जिस तरीके के जंजी आंदोलन हुए उससे बहुत कुछ सीखा भी है। हमारे देश के बच्चों ने यह सीखा है कि अपने देश की संसद, अपने देश की सड़कें, अपने देश की बसें, रेलें, इनको फूकने तापने से कुछ नहीं मिलेगा। यह हमारे देश की संपत्ति है, इनको सुरक्षित रखना है और अपनी बात सरकार से मनवा लेनी है। लिहाजा इस राष्ट्र के लिए जिस तरीके का चिंतन होना चाहिए, जिस तरीके की चिंता होनी चाहिए, वो मौजूदा पीढ़ी में एक झलक के रूप में दिखती है। सारी चीजें सही थी ऐसा नहीं है, जो गलत थी उन पर किसी और समय हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह बात सही है कि इस राष्ट्र का वंदन भावी पीढ़ी अपनी तरह से कर रही है और एक लिमिट तक उसकी बात जायज भी है, जिसे सरकार की तरफ से स्वीकार भी किया गया है। देश में यूरिया की किल्लत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत देश में गैस आधारित यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की स्थापना के लिए नए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य यूरिया के उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे किसानों के खाद की किल्लत से बचा जा सके, उन्हें बचाया जा सके। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश में यूरिया के उत्पादन को लेकर बढ़ाने से आयात पर निर्भरता कम होगी। यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में केंद्र सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जिससे दूसरे देशों पे निर्भरता कम हो सके। केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि देश में यूरिया की मांग हर साल करीब 5% की दर से बढ़ रही है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से किसानों के हित में बड़े फैसले किए गए हैं। यूरिया उत्पादन को लेकर राष्ट्रीय निवेश नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, सबसे पहले यह समझिए। NIPU 2026 का उद्देश्य यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ाना है। नीति गैस आधारित नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता कम करने का प्रयास होगा। मूल्य निर्धारण में स्थिर लागत और परिवर्ती लागत को अलग अलग करना है। इससे लागत निर्धारण में अधिक पारदर्शिता आएगी। निवेशकों के लिए 12% से 16% के बीच रिटर्न ऑन इक्विटी का भी प्रावधान है। विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए नई व्यवस्था की गई है। 4 वर्ष बाद स्थिर लागत को प्रचलित विनिमय दर पर रुपए में बदला जाएगा।
इससे निवेशकों के लिए परियोजनाओं का जोखिम घट जाएगा। नई नीति 2012 की पुरानी निवेश नीति की जगह ले लेगी। ग्रीनफील्ड और पात्र विस्तार परियोजनाओं का बढ़ावा देने का कार्यक्रम है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से उर्वरक आपूर्ति अधिक स्थिर होने की उम्मीद है। दीर्घकाल में आयात सब्सिडी का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। यह नीति आत्मनिर्भर भारत के तहत उर्वरक क्षेत्र को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2012 और नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 में कौन से बड़े अंतर हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। एनआईपी 2012 का लक्ष्य नए निवेश को बढ़ावा देना था। एनआईपीयू 2026 का लक्ष्य आत्मनिर्भरता और आयात में कमी है। 2012 में नीति में मिश्रित लागत मॉडल अपनाया गया था। 2026 की नीति में फिक्स्ड और वेरिएबल लागत अलग अलग की गई है। 2012 में निवेशकों के रिटर्न की स्पष्ट सीमा नहीं थी। 2026 में 12 से 16% तक सुरक्षित रिटर्न तय किया गया है। 2012 में विदेशी मुद्रा जोखिम कंपनियों पर था। 2026 में 4 साल बाद रुपए में समायोजन की भी व्यवस्था है। एनआईपीयू 2026 से प्रति संयंत्र 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत संभव होगी। इस नीति में आधुनिक गैस आधारित तकनीक पर जोर दिया गया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, यह भी समझिए। हमारे देश में जब कोई पॉलिसी बनती है तो उसकी ऐसा नहीं है कि वक्त केवल मौजूद होती है। देश में यूरिया की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। घरेलू उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं बढ़ पाया है। मांग और उत्पादन का अंतर आयात से पूरा करना पड़ रहा था। आयात पर निर्भरता कम करना जरूरी है। – 2012 की निवेश नीति की अवधि 2019 में समाप्त हो चुकी थी। नई यूरिया इकाइयों के लिए निवेश प्रस्ताव लगातार मिल रहे थे। निवेशकों के लिए नई और स्पष्ट नीति की आवश्यकता थी। गैस आधारित संयंत्र लगाने पर प्रोत्साहन देना भी जरूरी था। लागत निर्धारण में अधिक पारदर्शिता भी आवश्यक थी। विदेशी मुद्रा जोखिम कम करने की जरूरत महसूस की गई। निवेशकों के लिए आकर्षक प्रतिफल सुनिश्चित करना भी जरूरी था। हर नए संयंत्र की लागत कम करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के लिए यूरिया की स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस बात की चिंता की गई है। उर्वरक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, ये उद्देश्य है सबसे बड़ा। सरकार ने एनआईपीयू 2026 लागू करने का निर्णय लिया है। यूरिया क्या है और किसानों के लिए इसका महत्व क्या है, यह भी समझिए। यूरिया एक प्रमुख नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरक है। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पौधों की बढ़वार के लिए जरूरी पोषक तत्व है। यूरिया फसलों की पत्तियों और तनों की वृद्धि करता है। यूरिया से पौधों का हरा रंग और प्रकाश
संश्लेषण बेहतर होता है। गेहूं, धान, मक्का और गन्ने में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। संतुलित मात्रा में प्रयोग से पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है। किसानों के उत्पादन लागत कम रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में सरकार यूरिया पर किसानों को सब्सिडी देती है। सब्सिडी की वजह से किसानों को यूरिया सस्ती दरों पर मिलता है। पर्याप्त यूरिया उपलब्ध रहने से खाद्य उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। यूरिया की कमी से फसलों की वृद्धि कमजोर पड़ सकती है। अधिक मात्रा में यूरिया डालने से पर्यावरण को भी नुकसान होता है। दोनों ही चीजें। यूरिया का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग इसीलिए जरूरी होता है। खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादन में यूरिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत को घरेलू यूरिया उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई है, यह भी समझिए। भारत में यूरिया की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। घरेलू उत्पादन अभी भी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। कमी पूरी करने के लिए यूरिया का आयात किया जाता है। आयात पर निर्भरता से विदेशी मुद्रा खर्च होती है। वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव का भी असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संकट में आपूर्ति बाधित हो जाती है। अभी भी वही स्थिति है। घरेलू उत्पादन से समय पर किसानों को यूरिया मिल जाएगा। खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार का आयात पर खर्च कम हो सकता है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। नए संयंत्रों से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गैस आधारित आधुनिक संयंत्र अधिक दक्ष होते हैं। कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनेगी। भारत घरेलू यूरिया उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। तो इस लिहाज से भारतीय किसानों को जो समस्या पैदा हो रही है, हमारा एक तो भारत निर्माण हो रहा है। बहुत सारी कृषि भूमि हमारी अलग अलग निर्माण की वजहों से खत्म हो रही है। दूसरी तरफ आबादी भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, लेकिन अब और ज्यादा आबादी के लिए हमें और ज्यादा अनाज की जरूरत है और उत्पादन की जरूरत है, और जमीनें दूसरी तरफ कम हो रही हैं। तो इस लिहाज से यूरिया की आवश्यकता ज्यादा बढ़ी है ताकि फसलें तेज पैदा हों और बेहतर पैदा हों। यूरिया की डिमांड बढ़ी है, जिसकी नीति सरकार ने अब बनाई है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे किसानों को ध्यान में रख करके जिस नीति को तैयार किया गया है वो किसानों के लिए ही फायदेमंद साबित होगी, ताकि होता रहे राष्ट्र का बंधन। वंदे राष्ट्र।